हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कल तो आपका लेक्चर ले नहीं पाया, मैं बनाया था यार, वो गलती से डिलीट हो गया था। उम्मीद करता हूँ आप सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन का आनंद ले रहे होंगे, लेकिन आपको स्टडी करते रहनी चाहिए। अपनी बात चल रही थी हेलो एल्केन वाले लेक्चर की, और उस लेक्चर में आपको मैंने बताया था हेलो एल्केन क्या होता है। मैंने बताया था हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव होते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव, उसको बोला था आपने हेलो एल्केन, ये बात थी हमने। उसके बाद हमने बात की थी उसके क्लासिफिकेशन की, और क्लासिफिकेशन में अपना जो पहला बेस था वो था नेचर ऑफ हेलोजन एटम, यानी आपकी हेलोजन कौन सी है। हेलोजन अपने पास 4 ही होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसके आधार पर आपका जो हेलो एल्केन था वो 4 पार्ट के अंदर डिवाइड था, एल्किल फ्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड। मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो फ्लोरीन की जो रिएक्शन होती है वो बहुत कम पाई जाती है नेचर में, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है एक्सप्लोसिव होता है, विस्फोटक होता है। तो इसकी अभिक्रिया हम 2 ही पढ़ेंगे, एक तो स्वाट अभिक्रिया और एक पढ़नी है आपको बाल्शमान अभिक्रिया। पढ़नी इस चैप्टर के अंदर आएगी। दोनों ही अभिक्रिया अच्छी है, क्योंकि फ्लोरीन ऐसा ही बहुत एक्सपेंसिव है, तो अपने आप में बहुत बढ़िया काम था कि फ्लोरीन वाला प्रोडक्ट पाया गया। दूसरे जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कि आपके हेलो एल्केन में कितने हेलोजन है। उसके आधार पर हमने जो हेलो एल्केन को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया था मेनली। ये तो मोनो हेलोजन, जिसके अपन ने एक एच हटा के एक हेलोजन ऐड किया था, एग्जांपल पढ़ लिए थे मैंने, आपको सब पढ़ाए थे आप। दूसरा अपने पास था डाई हेलोजन, जिसमें आपने 2 एच हटा के 2 हेलोजन ऐड किए थे। तीसरा था डाई के अंदर भी हम बात करें तो 4 पढ़ाए थे मैंने आपको। ये तो जैम, जैम में क्या होगा, अगर आप एक ही कार्बन से 2 एच हटा के 2 हेलोजन ऐड कर रहे हो उसको बोलते हैं अपन जैम डाई हेलाइड। फिर मैंने बात की थी विसिनल की। विसिनल में क्या कहा था मैंने आपसे कि अगर नेबर वाले कार्बन, या जिसको आप बोलते हो पड़ोसी कार्बन, या जिसको आप बोलते हो निकटवर्ती कार्बन, अगर निकटवर्ती कार्बन से अगर आप 2 एच हटा के 2 हेलोजन ऐड करते हो उसको बोलते हैं अपन विसिनल। तीसरा पढ़ाया था मैंने आपको अल्फा ओमेगा। मतलब अल्फा ओमेगा क्या होगा कि जो कार्बन के एंडिंग, मतलब जो कार्बन चेन का जो एंड है, यानी जो शिरा होता है, कोने जो होते हैं, अगर उनके ऊपर 2 हेलोजन ऐड है उसको बोलेंगे अपन क्या, अल्फा ओमेगा। और मैंने कहा था अल्फा ओमेगा, जो अल्फा ओमेगा है उसके अंदर n नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर आपने n इक्वल 0 कर दिया तो किस में चेंज हो जाएगा मेरे पास, विसिनल में। और मैंने कहा था अगर तीनों से ही अलग है तो होता अपना विल्गी डाई हेलाइड। ये बात थी हमारे पास। उसके बाद मैंने बात की ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव की। उसमें मैंने कहा था आपसे कि ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव वो होगा जिसमें आप एल्केन से 3 एच हटा के 3 हेलोजन ऐड कर दोगे। उसका मैंने बेस्ट एग्जाम्पल पढ़ाया था आपको CCl, वो CaCl, इसको बोलते हैं अपन क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। बताया था बेहोशी दवा में काम आता है। और लास्ट पढ़ाया था आपको टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। उसमें पढ़ाया गया था आपको कि आप हाइड्रोकार्बन से 4 एच हटा के 4 हेलोजन ऐड कर देना, तो CCl4, उसका बेस्ट एग्जाम्पल CCl4 था, जिसको आप बोलते हो पायरीन। और पायरीन किस में काम आता है भाई, अग्निशामक यंत्रों में आएगा। CCl4 को पूरा पढ़ना है सिलेबस के अंदर, लेकिन पायरीन का कोई यूज पूछ ले तो बता देंगे हम कि जो अग्निशामक यंत्र होता है उसके अंदर आग बुझाने में काम आता है भाई CCl4, सीधी बात है। उसके बाद जो बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन सी बॉन्ड एक्स नेचर की, और मैंने कहा था कि सी बॉन्ड एक्स नेचर मतलब ये है कि आपका हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यानी मैं कहूंगा उस कार्बन के ऊपर संकरण क्या है। अब संकरण कार्बन के ऊपर sp3 हो सकता है, sp2 हो सकता है, या sp3 वाले हमने पढ़ लिए थे, 3 पढ़ाए थे मैंने आपको। एक तो पढ़ाया था आपको एल्किल हैलाइड, एक पढ़ाया था आपको एलाइलिक हैलाइड, और एक पढ़ाया था आपको बेंजाइलिक हैलाइड। ये बात थी हमारे पास। हमने कहा था एल्किल हैलाइड भी 3 तरह के होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी। मैंने कहा था क्वाटरनरी इस कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि क्वाटरनरी के अंदर एक कार्बन की 4 वैलेंसी 4 कार्बन से पूरी हो जाएंगी, तो आप हेलोजन को ऐड कहां पे करोगे। तो बताया था मैंने आपको, तो 3 होंगे हमारे पास, एक तो प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्जरी, बता दिया था मैंने आपको। दूसरे हमने बात की थी एलाइलिक कार्बन की या एलाइलिक हैलाइड की। तो मैंने कहा था आपका हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो तो sp3 होना ही चाहिए, लेकिन sp3 वाला कार्बन जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस पर हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp2, लेकिन कंपाउंड होना चाहिए नॉन एरोमेटिक। ये बात थी। इसके बाद मैंने बात की थी बेंजाइलिक की, कि आपका हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस पर sp3 होना चाहिए, लेकिन sp3 वाला किससे बॉन्डेड होना चाहिए, sp2, लेकिन कंडीशन क्या थी, कंपाउंड कैसा होना चाहिए, एरोमेटिक। ये बात थी। उसके बाद हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे sp2 की। sp2 पढ़ाऊंगा मैं आज आपको। तो नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं sp2 कंटेन सी बॉन्ड एक्स कंपाउंड्स, कि आपके पास जो एल्किल हैलाइड है वो sp2 संकरण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। मेरा मतलब ये है कि आपका हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए भाई, sp2। क्या होना चाहिए, sp2। हमने जो पिछली वाली क्लास उसके अंदर कहा था कि आपका हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस कार्बन के ऊपर संकरण क्या देखा था हमने, sp3। लेकिन अब क्या होगा, आपका हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है, डायरेक्ट बता रहा हूं, डायरेक्ट आपका हेलोजन अटैच होना चाहिए। आपका हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए भाई, sp2। क्या होना चाहिए, sp2। अब सर ये कौन कौन सी कैटेगरी वाले होंगे, इस कैटेगरी में हमारे पास 2 कंपाउंड आएंगे। 2 कौन कौन से आएंगे, देखो आप पढ़ाया हुआ है मैंने आपको बेसिक और केमिस्ट्री के अंदर। एक तो पढ़ेंगे हम विनाइलिक हैलाइड, एक तो पढ़ेंगे हम विनाइलिक हैलाइड, और एक पढ़ेंगे अपन कौन से,
अराइल हैलाइड। ये तो क्या पढ़ेंगे हम, विनाइल हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड जिसको बोलते हो, और ये पढ़ेंगे पर अराइल हैलाइड। पढ़ाया था मैंने आपको विनाइलिक कार्बन क्या होता है, अराइल कार्बन क्या होता है। दोनों ही कार्बन के अंदर जो अपने पास हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो कितना आएगा भाई, sp2। कौन सा आएगा, sp2। अब भाई मैं डिस्कस कर लूंगा भी आपसे हम, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आपका हैलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए भाई, sp2। क्या होना चाहिए, sp2। देखो पहले मैं बात कर रहा हूँ विनाइलिक की, उसके बाद बात कर लेंगे हम अराइल की। देखो ध्यान से कि विनाइलिक हैलाइड क्या होते हैं और अराइल हैलाइड क्या होते हैं। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ विनाइलिक हैलाइड। देखो जी विनाइलिक हैलाइड क्या है, पहली कंडीशन तो हमारी क्या होगी कि आपका हाइड्रोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस कार्बन के ऊपर संकरण क्या होना चाहिए, sp2। तो मैं बेसिक बात कर रहा हूं, देखो आप ये आपका हाइड्रोजन एटम इस कार्बन से बॉन्डेड है, इसके ऊपर हाइड्रोजन क्या होना चाहिए भाई, sp2। तो बेसिक फॉर्मूला बना सकता हूं मैं, यहाँ पे बच्चे वाले किसी पूरी कर लो, छोड़ दिया मैंने, आप चाहे H लगाओ R लगाओ आपकी इच्छा है, लेकिन आप देखो आपका हाइड्रोजन किस कार्बन से बॉन्डेड है, इससे। अब इसके ऊपर आपको चेक करना है हाइब्रिडाइजेशन। संकरण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ाया जाता है आपको 11th के अंदर, सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा प्लस लोन पेयर को आप ऐड कर दो, आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। पढ़ाया भी जाता है आपको, ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल एक कल्पना है, ऐसा होता नहीं है कुछ भी, एक कल्पना। क्या इस तरह के संकरण में कुछ ऐसा फॉर्मूला यूज किया जाता है। कभी भविष्य में अगर आप CSI या नेट गेट की तैयारी करोगे केमिकल बॉन्डिंग से, तो आपको पता लग जाएगा संकरण जो है, ये वाला जो तरीका आप निकालते हो 11 के लेवल से इतना ही है। अगर आप इसको देखोगे तो एक फॉर्मूला और होता है, करीब आपने पढ़ाओ तो चलता नहीं है आपके, खैर वो चलता ही है, कोस थीटा इक्वल टू -1 अपॉन आयोटा। संकरण निकालने का बस फॉर्मूला तो यही होता है, ये चलता नहीं है तुम्हारे सिलेबस के अंदर। कभी भविष्य में अगर ऑफलाइन क्लास होगी तो बताऊंगा इसका यूज किस प्रकार किया जाता है और किस प्रकार आप संकरण निकालते हो। ये जो अपने पास होता है ना, इससे जो निकालते हैं वो एब्सोल्यूट होता है, वो बिल्कुल राइट होता है, और इससे जो आप निकालते हो वो होता है हाइपोथेटिकल। बात समझ में आ रही है, ये 11th की बात है भाई, मेरे को 11th से मतलब नहीं है अभी। यहाँ पे मैं तो बात कर रहा हूँ अभी आपके सामने विनाइलिक हैलाइड की। तो विनाइल हैलाइड में मैंने कहा था कि आपका हाइड्रोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस कार्बन के ऊपर संकरण होना चाहिए भाई sp2। अब आप देखो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये पाई। पढ़ाया जाता है आपको, देखो मैं क्या यहाँ पे पाई लिखा है, क्या हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पाई बॉन्ड को काउंट नहीं किया जाता है। तो कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3, 3 सिग्मा हो गए। लोन पेयर 0 है, बताओ 3 आया कि नहीं है, और 3 में संकरण क्या होता है मेरे पास, sp2। तो मैं कहूँगा इस कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp2। ये तो अपने पास कंडीशन फॉलो हो गई साहब इस कंपाउंड की। अब ये विनाइलिक क्यों होगा, अगर sp2 वाला कार्बन अगर कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, क्या है भाई, नॉन एरोमेटिक, तो उस कार्बन को क्या बोलते हैं हम, पढ़ाया था मैंने आपको, उस कार्बन को बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं, विनाइलिक कार्बन। अगर ये कम, सुनो ध्यान से, अब आपको सर एलाइलिक में अंदर क्या है, एलाइलिक के अंदर जो हैलोजन है जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस कार्बन पे संकरण क्या था, sp3। यहाँ पे संकरण मतलब हैलोजन जिस कार्बन बॉन्डेड है उस पर संकरण क्या है अपने पास, sp2। लेकिन कंपाउंड कैसा होना चाहिए, नॉन एरोमेटिक। पढ़ाया जाता है आपको 11th के अंदर हकल का जो नियम है, यानी हकल ने एरोमेटिसिटी का रूल दिया था, और हुकल ने कहा था कि आपका जो एरोमेटिक कंपाउंड तभी होगा जब कंपाउंड होगा साइक्लिक। भाई ये तो साइक्लिक है ना, तो इस पर तो हकल का रूल लग ही नहीं सकता, तो कंपाउंड सीधा क्या होगा हमारे पास, नॉन एरोमेटिक। जब मैं कहूँगा एरोमेटिक होगा ही नहीं, बात है। तो ये अपने पास होगा sp2 वाला कार्बन, उस कार्बन बोलते हैं विनाइलिक कार्बन, और विनाइलिक कार्बन से बनने वाले हैलाइड क्या कहलाएंगे अपने पास, विनाइलिक हैलाइड। बताओ विनाइल हैलाइड इस कैटेगरी के अंदर आएगा, आएगा, क्योंकि आपका हैलोजन इस कार्बन से बॉन्डेड है, वो sp2 है, आ गया इसके अंदर। अब ये नॉन एरोमेटिक तो कंपाउंड होगा विनाइलिक, इसके बनने वाला हैलाइड क्या कहलाएगा अपना, विनाइलिक हैलाइड। क्या बनाएगा, विनाइलिक हैलाइड। ये तो अपने पास होगी विनाइलिक की। दूसरा अपने पास जो था अपने पास वो कौन सा था अपने पास, अराइल हैलाइड। कौन सा था भाई, अराइल हैलाइड। कंडीशन वही होगी, आपका हाइड्रोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड होगा उसके ऊपर संकरण क्या होना चाहिए भाई, sp2। फॉर एग्जांपल देखो आप किस प्रकार बना रहा हूं मैं अराइल हैलाइड को, ये देखो जी, ये आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किस कार्बन से बॉन्डेड है, इस कार्बन से। अब इस कार्बन के ऊपर आपको संकरण क्या होगा, देखो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई पाई काउंट करते नहीं हम, तो 1 2 3, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो 3 सिग्मा और लोन पेयर 0, बताओ 3 आएगा नहीं आएगा, और इस पर संकरण क्या है हमारे पास, sp2। बताओ कंडीशन फॉलो हुई कि नहीं। अब इसको अराइल क्यों बोलेंगे, देखो ये जो sp2 वाला कार्बन है, बताओ इस बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा, और आपको पढ़ाया जाता है बेंजीन जो नेचर के अंदर क्या होती है, एरोमेटिक, क्योंकि इसके अंदर 2 4 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला के डीलोकलाइज होने, तो कंपाउंड होता है एरोमेटिक, होगा कि नहीं होगा। अगर sp2 है कंपाउंड एरोमेटिक है, अगर sp2 है, देखो ये तो sp2 था लेकिन नॉन एरोमेटिक था, ये sp2 है लेकिन कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक। अगर sp2 है एरोमेटिक है तो उस ग्रुप को बोलते हैं एराइल, उस कार्बन को बोलते हैं एराइल कार्बन, और बनने वाला हैलाइड क्या कहलाएगा हमारे पास, एराइल हैलाइड। क्या कहलाएगा, एराइल हैलाइड। पता उस कैटेगरी के अंदर आएगा नहीं। तो मैं कहूँ sp2 कंटेन C बॉन्ड जो S वाले कंपाउंड है वो 2 ही होते हैं, एक तो अपने विनाइलिक होंगे और एक अपने कौन से देंगे, एराइलिक।
अगर नॉन एरोमेटिक है तो विनाइलिक, अगर एरोमेटिक होगा तो एराइल। लेकिन कंडीशन क्या होगी, डायरेक्ट अटैच होना चाहिए। अगर मैं बीच में कोई कार्बन जोड़ देता तो क्या हो जाता भाई, वो क्या हो जाता अलाइलिक। अगर यहां भी मैं जोड़ देता तो हो जाता बेंजाइलिक। मतलब बेंजाइलिक में और एराइल में कितना बीच के अंदर किसका फर्क होगा, कार्बन का। और विनाइलिक में और एलाइलिक में किसका फर्क होगा, किसका फर्क होगा, कार्बन का। अरे मान लो अगर मैं इसको ऐसे बढ़ा देता तो ये वाला कार्बन एलाइलिक होता ही नहीं होता, एक ही तो कार्बन का फर्क है बीच के अंदर। और मान लो मैं इसको ऐसे बढ़ा देता इधर, बताओ ये बेंजाइलिक कार्बन है कि नहीं। तो बस इतना से फर्क है। वो sp3 वाला हो गया तो बेंजाइलिक हो गया, ये sp2 वाला हो गया तो एराइल हो गया, वो sp3 वाला हो गया तो एलाइलिक हो गया, और ये sp2 वाला हो गया तो क्या हो गया, विनाइलिक। बताओ है समझ में आई बात। तो ये अपने पास है sp2 कंटेन सी बोने कंपाउंड, बात मेरी। अब मैं इसके आपको एग्जाम्पल दूंगा, उसके अंदर आपको देखना है, बताना है कि कौन से तो एलाइलिक होंगे, कौन से बेंजाइलिक होंगे, कौन से एराइल होंगे, कौन से विनाइलिक होंगे। इसको बस आज कंप्लीट हो जाएगा ये। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उन क्वेश्चनों का आपको आंसर देना है। और नहीं समझ में आता है मेरे से पूछना ही, सर हमको समझ नहीं आया कि sp2 कैसे निकालते हैं, बताऊंगा आपको चेक कैसे किया जाता है, बता देंगे अभी आपको। लास्ट वो देख ले, लास्ट हमारे पास जो कंपाउंड है वो कौन सा है भाई, लास्ट जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है sp कंटेन सी बॉन्ड एक्स कंपाउंड। यानी आपका हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है उसके ऊपर हाइड्रोजन क्या होना है भाई, sp। यानी आपका हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस कार्बन के ऊपर संकरण क्या होना चाहिए भाई, sp। क्या होना चाहिए, sp। अब इसके कोई एग्जांपल नहीं बढ़ेंगे, सिंपल एक ही एग्जांपल। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं यहाँ पे ऐसा बेसिक ग्रुप बनाता हूँ, देखो आप, ये आपकी हेलोजन है, हेलोजन किस कार्बन से बॉन्डेड है, इस कार्बन से। डायरेक्ट तो इससे बॉन्डेड है ना, उसको देखना हमको नेबर वाले कार्बन को। अब देखो इस कार्बन के ऊपर एक सिग्मा, एक सिग्मा, ये पाई और ये पाई, तो पाई को तो हम काउंट करेंगे नहीं। कितने सिग्मा हो गए, दो। अगर दो सिग्मा है, लोन पेयर 0 है, तो 2 आएगा नहीं आएगा। और 2 में पढ़ा आपने संकरण क्या होता है अपने पास, sp। तो मैं कहूँगा इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन क्या है, sp। बताओ इस कंपाउंड के अंदर आएगा नहीं आएगा। अब आपकी इच्छा है आप यहाँ पे r लगाओ, चाहे आप यहाँ पे h। मेरे को उधर से कंडीशन फॉलो होती दिखनी चाहिए। बताओ इस कैटेगरी के अंदर आएगा नहीं आएगा, आएगा। लेकिन मान लो आपसे कई बार एग्जाम में होशियारी कर जाता है, आपको एग्जाम्पल क्या देगा, देखो मान लो आपको एग्जाम्पल ये दे दिया जाए तो कई बंदे क्या होते हैं सीधे ट्रिपल बॉन्ड देख के और एक्स दे के सीधे क्या टिका देते हैं, sp वाला। लेकिन आप देखो कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही। आपका हेलोजन क्या इस वाले कार्बन से अटैच है क्या, नहीं। आपका हेलोजन किस कार्बन से अटैच है, इस वाले कार्बन से। अब देखो इस कार्बन से अटैच है, इसके ऊपर संकरण क्या है, 2 सिग्मा तो ये रे, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा। कितने सिग्मा हो गए, 4, और 4 सिग्मा है तो इसके ऊपर क्या होगा, sp3। ये sp3 वाले कैटेगरी के अंदर जाएगा क्या, इस कैटेगरी के अंदर आएगा क्या, बस इस। अब देखो इसका नाम क्या होता है, इस वाले ग्रुप को, ये जो ग्रुप है ये इतना सा, इसको बोलते हैं प्रोपारजाइल। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, प्रोपारजाइल। और इसको बोलेंगे हैलाइड, नाम होगा इसका प्रोपारजाइल हैलाइड। इस हैलाइड का नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रोपारजाइल। अरे पढ़े होंगे 3 ग्रुप चलते हैं ऐसे, देखो एक तो ये चलता है, एक ये चलता है, एक ये चलता है। इसको तो बोलते हैं अपन क्या पढ़ाए, तो विनाइल पढ़ाया था ना इससे पहले। इसको क्या बोलते हैं हम, अलाइल। इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोपारजाइल। ये होता है, और भी होते हैं देखो ऐसे, वो इसमें नहीं आएगा। ये होता है क्रोटाइल, इसको बोलते हैं क्रोटाइल। स्ट्रेट चैन हो ऐसी, इसको बोलते हैं एमाइल। चलते हैं ऐसे ग्रुप चलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलते हैं, पढ़ाया जाएगा वो बेसिक के अंदर से पढ़ा दिया जाएगा। विनाइल, अलाइल, प्रोपारजाइल, क्रोटाइल, एमाइल, बस मेरी है। तो ये अपनी बात थी क्लासिफिकेशन की। ये आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। तो क्लासिफिकेशन में हमने अब तक ये बात कर ली कि कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे। तो ये आपको पूरा बात समझ में आ गया। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे नोमेनक्लेचर। किसकी बात करेंगे, नोमेनक्लेचर की। बस संडे में आपको ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया जाएगा। अब जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम नोमेनक्लेचर की, कि नोमेनक्लेचर क्या है। देखो ये वाला जो लेक्चर होगा नोमेनक्लेचर का, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा भाई। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे नोमेनक्लेचर, यानी हम जो बात करने वाले हैं हम नामकरण की बात करने वाले हैं। आप भी जानते हो नामकरण देना अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमको जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ने हैं उनके अंदर एक चीज़ तो परमानेंट होगी, नामकरण। और एग्जाम में आप ये बात पक्की मानो, किसी न किसी कंपाउंड का एक का IUPAC नाम जरूर आने वाला है। अब मानो नामकरण लिखना बिल्कुल आसान हो जाएगा हमारे लिए, तो हमारे 1-2 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। तो आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नामकरण यही समझाए जाएंगे। फर्क इतना होगा कि थोड़ा सा प्रीफिक्स और सफिक्स चेंज होगा।
जैसे हम बात करो एसिड की, तो एसिड के अंदर इक एसिड ओइक एसिड लग जाएगा, कीटोन में ओन लग जाएगा, एल्डिहाइड में एल लग जाएगा, चलते हैं ना ऐसे प्रीफिक्स सफिक्स, तो ये चेंज होंगे, बाकी रूल जो है वो ही रहेंगे। बात समझ मेरी है। तो यहाँ पे हमको पढ़ना है नामकरण। क्या पढ़ना है? नामकरण। और नामकरण पढ़ने से पहले आपको बेसिक थोड़ा आना चाहिए नामकरण का। अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको नामकरण बेसिक कि लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करो, जो जो काम की चीजें सब समझाया जाएगा वो। कई विद्यार्थी आज भी ऐसे हैं जिनको नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्जरी और नियो के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। इन पांचों प्रीफिक्स, प्रीफिक्स नहीं है ये, क्या होते हैं? प्रीफिक्स। जानते हो ना प्रीफिक्स क्या बोलते हैं हिंदी में? पूर्व लग्न। इनके बारे में कुछ ही आइडिया नहीं है कि ये क्या होते हैं। नॉर्मल कब यूज किया जाता है, आइसो कब यूज किया जाता है, सेकेंडरी कब, टर्जरी कब, नियो कब। तो इनका पहले यूज करना सिखाऊंगा आपको कि कब तो इनका यूज किया जाता है, और अल्फाबेट के अंदर किस किस को काउंट किया जाता है। चलते हैं ना अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला जो सीरीज होती है उनमें इनमें से किस किस को काउंट किया जाएगा और किस किस को काउंट नहीं किया जाएगा, बताया जाएगा आपको। तो मैं जब सोमवार कल जो अपना लेक्चर होगा उसके अंदर मैं बात करूंगा कि नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्जरी, नियो का यूज कब करेंगे, और जो बात करेंगे नामकरण। नामकरण यहाँ पे दो चलने वाले हैं। ऐसे तो नामकरण आपके तीन होते हैं। कौन कौन से? एक तो अपने पास होता है कॉमन नेम, कॉमन नोमेनक्लेचर, जिसको बोलते हैं सामान्य, इसको रूल नाम भी बोलते हैं। दूसरा हमारे पास होगा वो होगा डेरिवेटिव नोमेनक्लेचर, और लार्ज हमारे पास नाम होगा आईयूपीएस। तीन पढ़ेंगे, ये तो पढ़ेंगे कॉमन, एक डेरिवेटिव और ये पढ़ेंगे आईयूपीएसी। यहाँ पे डेरिवेटिव का यूज नहीं होगा। डेरिवेटिव नोमेनक्लेचर दो में ही पढ़ेंगे, एक तो अल्कोहल के अंदर और एक इथर के अंदर। बाकी कॉमन चलेगा, और आईयूपीएसी तो भाई इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर है, ये तो किसी भी कंपाउंड को आप आईयूपीएसी दोगे। भाई इन नामकरण में कुछ ना कुछ कमी थी, जब तो आईयूपीएसी दिया गया था ना, दिया ही क्यों जाता। जानते हो ना आईयूपीएसी, पढ़ा होगा आपने, 10 तक चलता है। बाकी एडवांस हो तो पढ़ना ही पढ़ना है हमको। बाकी आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल करवाए जाएंगे कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किस प्रकार दिया जाता है, डेरिवेटिव किस प्रकार दिया जाता है, कॉमन किस प्रकार दिया जाता है। लेकिन पहले आपको पता तो लगे कि सर नॉर्मल क्या होता है, आइसो क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्जरी क्या होता है, नियो क्या होता है। अगर आप इनका यूज करना सीख गए तो कॉमन नेम तो आपके तैयार हो गए। बच्चे आईयूपीएसी तैयार हो जाएंगे। तो पहले हमको कॉमन आना चाहिए, और कॉमन के बाद उसका क्या दे दूंगा आईयूपीएसी। पहले तो हम बनाएंगे नाम से स्ट्रक्चर, और फिर स्ट्रक्चर से नाम बनाना भी चाहिए कि स्ट्रक्चर से आप नेम कैसे दोगे। ये तो नेम से स्ट्रक्चर देते हैं, नेम से स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर नेम दोनों पढ़ने हमको। तो हम बात करें नामकरण की, अपने आप इंपॉर्टेंट है कौन सा। आप ये बात पक्की मान लो कि आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है 4 नंबर तो देके जाएगा जाएगा, लेकिन आगे जो भी चैप्टर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाले हैं वो पूरे इसके ऊपर बेस होंगे। फिर तो आपको ऐसा लगेगा ये तो सर हमने पढ़ लिया था, तो बस आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। और बाकी 26 मार्क्स तो आपको कलेक्ट करने में शक ही नहीं है। अच्छा काम है, और बढ़िया नंबर भी आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि लिखना बहुत कम पड़ता है। लेकिन जितनी भी अप्रोच होगी, ब्रिलियंट अप्रोच होनी चाहिए भाई, तब तो आप समझ लो कि चुटकियों में सोलह मामला ना। फिर तो आप जानते हो ना, तो कुछ पूछ सकते हो, क्योंकि जो भी एग्जाम में रिएक्शन आई नहीं आएगी, तो आपको थोड़ा सा उसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, जब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।